हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपना जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स था उसमें सेकंड यूनिट चल रही थी। सेकंड यूनिट में अपन ने पिछली क्लास में पीरियोडिक पोटेंशियल कंप्लीट कर लिया था। आज देखेंगे ब्लॉक थ्योरम। तो हेडिंग डालो, ब्लॉक थ्योरम। इम्पोर्टेंट थ्योरम है ब्लॉक थ्योरम। लिखो, पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो अपने पास ठोस है उन ठोसों के विभव में आवर्तिता होने पर अपना जो हैमिल्टोनियन है वो हैमिल्टोनियन निश्चर रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो लिखो, ठोसों के विभव वीआर में परिवर्तन होने पर ठोसों के विभव ठोसों के विभव वी आर में आवर्तिता होने के कारण ठोसों की विभव वी आर में आवर्तिता होने पर हैमिल्टोनियन निश्चर रहता है। यानी अपने पास आया था एच आर इज इक्वल टू एच आर प्लस टी। ठोसों की विभव में आवर्तिता होने पर हैमिल्टोनियन निश्चर रहता है, निश्चर रहता है। अतः ब्लॉक थ्योरम से एकल इलेक्ट्रॉन की विभव आवर्तिता का एकल इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव ज्ञात करते हैं। विभव आवर्तिता का एकल इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव ज्ञात करते हैं। यानी जो विभव आवर्तिता है उसके कारण एकल इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को ब्लॉक थ्योरम के अनुसार ज्ञात करते हैं। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू ब्लॉक थ्योरम, ब्लॉक के अनुसार। लिखो इसमें, अकॉर्डिंग टू ब्लॉक थ्योरम, यानी ब्लॉक के अनुसार किसी ब्रेवे जालक के सभी स्थानांतरण सदिशों स्थानांतरण सदिशों को बताते हैं टी से। सभी स्थानांतरण सदिशों के लिए
ब्रेवे जालक के सभी स्थानांतरण सदिशों के लिए क्रिस्टल आवर्ती विभव, क्रिस्टल आवर्ती विभव, क्रिस्टल आवर्ती विभव क्या था? क्रिस्टल आवर्ती विभव था VRT प्लस VRT इज इक्वल टू VR। सदिशों के लिए आवर्ती क्रिस्टल आवर्ती विभव, क्रिस्टल आवर्ती विभव है आपका VRT T R को संतुष्ट करे, को संतुष्ट करे, संतुष्ट संतुष्ट करने वाले एकल इलेक्ट्रॉन के आइगन फलन का मान के आइगन के एकल इलेक्ट्रॉन के आइगन फलन को एक समतल तरंग तथा ब्रेवे जालक के आवर्तिता फलन के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। पहले तो लिखो इसको। यानी किसमें रिलेशन बताता है? एकल इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव, एकल इलेक्ट्रॉन। अब एकल इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए? एकल इलेक्ट्रॉन ब्रेवे जालक के जो सभी स्थानांतरण सदिश हैं, ब्रेवे जालक के जो सभी स्थानांतरण सदिश हैं, उन सदिशों के लिए जो क्रिस्टल आवर्ती विभव है, ब्रेवे जालक के सभी स्थानांतरण सदिशों के लिए जो क्रिस्टल आवर्ती विभव है ये वाला, इसको संतुष्ट करे, और वो एकल इलेक्ट्रॉन है या उस एकल इलेक्ट्रॉन का फलन है, वो फलन एक समतल तथा ब्रेवे जालक के आवर्तिता फलन के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी जो एकल इलेक्ट्रॉन है उस एकल इलेक्ट्रॉन के आइगन फलन को एक समतल तथा समतल तरंग कर लो, इसको समतल तरंग, एक समतल तरंग तथा ब्रेवे जालक के आवर्तिता फलन के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी जो आपका एकल इलेक्ट्रॉन का फलन है, एकल इलेक्ट्रॉन का फलन
फाई के आर, फाई के आर, इसको व्यक्त किया जाता है समतल सदिश, समतल तरंग, समतल तरंग है आपका यू के आर, समतल तरंग, तथा ब्रेवे जालक के आवर्तिता फलन, ब्रेवे जालक का आवर्तिता फलन ई के गुणनफल के रूप में, यानी इसको इस वाली समीकरण 1, ये तो है आपका ब्रेवे जालक का आवर्तिता फलन और ये है समतल तरंग। लिखो जहां यू के आर तरंग सदिश के पर निर्भर करता है, तरंग सदिश के पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, तथा आवर्तिता फलन है, निर्भर करता है तथा आवर्ती फलन है, तथा आवर्ती फलन है। अतः आवर्ती फलन है तो आर की जगह क्या आ जाएगा, आवर्ती फलन है तो आर की जगह आर प्लस टी। अतः क्या आ जाएगा आपका, यू के आवर्ती फलन है तो ये आ गया स्थानांतरण सदिश, ये हो जाएगा यू के आर, यानी जो यू के ये है आपका आवर्ती फलन है, तो इस आवर्ती फलन को ऐसे लिख दिया। इसको समीकरण 2 दे लो। अब जो आपकी इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, समीकरण 1। अतः समीकरण 1, अतः इक्वेशन 1 वो भी क्या है, आवर्तिता फलन के गुणन, ये आवर्तिता फलन का गुणनफल है, तो ये हो जाएगा आपका y के, यानी जहां पर भी r है r प्लस टी कर दो, r प्लस टी इज इक्वल टू यू के r प्लस टी डॉट ई आई के आर प्लस टी, आर प्लस टी। अब समीकरण 2 से ये मान किसके बराबर है, समीकरण 2 से ये मान बराबर है आपका यू के आर के, इसके बराबर है पुटिंग वैल्यू इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का मान रखा तो ये आ जाएगा आपका ये हो गया, ये हो जाएगा आपका, अलग अलग लिख लो इसको, आई के आर डॉट ई आई के टी, ई आई के टी। अब समीकरण 1 का मान रख दो, तो समीकरण 1 से ये क्या बन जाएगा, पुटिंग वैल्यू इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का मान रख दिया तो ये आ गया आपका y के r प्लस टी इज इक्वल टू डॉट ई
के टी, ये आ गया। ये समीकरण 3, समीकरण 3। तो जो अपने पास एकल इलेक्ट्रॉन है, उस एकल इलेक्ट्रॉन के आइगन फलन फाई का चयन इस प्रकार किया जाता है कि वो समीकरण 3 को संतुष्ट करे। जो अपने पास एकल इलेक्ट्रॉन है उसके आइगन फलन का मान इस प्रकार से चयन किया जाता है कि वो समीकरण 3 को संतुष्ट करें। तो लिखो, अतः एकल इलेक्ट्रॉन के आइगन फंक्शन, आइगन फलन आइगन फलन क्वांटम में आपकी सेकंड यूनिट है, वहाँ दे रखा है इसके बारे में। अतः इलेक्ट्रॉन के आइगन फलन का चयन इस प्रकार किया जाता है कि यह कि वह समीकरण 3 को संतुष्ट करे, समीकरण 3 को संतुष्ट करे। एकल इलेक्ट्रॉन के आइगन फलन का चयन इस प्रकार किया जाता है कि वह समीकरण 3 को संतुष्ट करे। ये जो आपका ये है आपका ई समीकरण 3 में, यह है आपका कला गुणांक, फेज फैक्टर। यह है आपका फेज फैक्टर, यह है आपका एकल इलेक्ट्रॉन का आइगन फलन। यह तो है आपका, यहाँ लिख लो, वेयर ई आई के टी, ये तो है आपका फेज फैक्टर, कला गुणांक। कला गुणांक दूसरा है आपका फाई के आर, ये है आपका एकल इलेक्ट्रॉन का आइगन फलन, एकल इलेक्ट्रॉन का आइगन फंक्शन। एकल इलेक्ट्रॉन का आइगन फलन नोट करो। फिर ब्लॉक थ्योरम का प्रूफ पढ़ते हैं। ब्लॉक थ्योरम होती है किसी ब्रेवे जालक के सभी स्थानांतरण सदिशों के लिए क्रिस्टल आवर्ती विभव को संतुष्ट करने वाले एकल इलेक्ट्रॉन के आइगन फलन फाई आर को एक समतल सदिश, एक समतल तरंग तथा ब्रेवे जालक के आवर्ती फलन के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। यहाँ इसमें आवर्तिता है तो r प्लस टी कर देंगे, r प्लस टी कर दिया। समीकरण 1 में जहाँ जहाँ r है वहाँ r प्लस टी कर देंगे। समीकरण 2 से इसको चेंज कर देंगे, समीकरण 2 से इसको चेंज कर देंगे। फिर जो आएगा उसमें समीकरण 1 का मान रख देंगे। लिखो,
लिखो प्रूफ। यानी ब्लॉक थ्योरम की उत्पत्ति। अब श्रोडिंगर इक्वेशन है, तो श्रोडिंगर ने क्या बताया? श्रोडिंगर ने बताया कि जो एकल इलेक्ट्रॉन होता है वो एक वी में गति करता है। जो एकल इलेक्ट्रॉन है वो एक वी में जालक में इलेक्ट्रॉनों की गति को बताता है। तो इसमें लिखो श्रोडिंगर के अनुसार एक विमीय जालक में इलेक्ट्रॉनों की गति श्रोडिंगर के अनुसार एक विमीय जालक में इलेक्ट्रॉन की गति। इसके लिए श्रोडिंगर ने क्या फॉर्मूला दिया? डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट। श्रोडिंगर के अनुसार एक विमीय जालक में इलेक्ट्रॉनों की गति E माइनस वी एक्स फाई इज इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई, जहां m क्या है? जहां वेयर m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और E है आपकी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 वो द्वितीयक कोटि की समीकरण है। समीकरण 1 द्वितीयक कोटि की समीकरण है, तो इसके दो हल होंगे। दो हल फाई 1 व फाई 2 होंगे। तो इसमें लिखो समीकरण 1 द्वितीय कोटि की अवकलन समीकरण है। द्वितीय कोटि की अवकलन समीकरण है। अतः नियत ऊर्जा E के लिए नियत ऊर्जा E पर नियत ऊर्जा E पर या E के लिए इसके दो स्वतंत्र हल होंगे। दो सॉल्यूशन होंगे। दो स्वतंत्र हल फाई 1 व फाई 2 होंगे। दो स्वतंत्र हल फाई 1 फाई 1x व फाई 2x होंगे। दो स्वतंत्र हल फाई 1 व फाई 2 होंगे। अतः इक्वेशन 1 का व्यापक हल इसका व्यापक हल हो जाएगा आपका। श्रोडिंगर इक्वेशन का व्यापक हल क्वांटम में पढ़ा है, क्या होता है? ये हो जाएगा a फाई 1x प्लस b फाई 2x। ये हो जाएगा आपका इसका सॉल्यूशन फाई x a फाई 1x
प्लस बी फाई 2x। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट लिखो, यहाँ पर ए और बी क्या है? वेयर ए एंड बी कॉन्स्टेंट। वेयर ए एंड बी कॉन्स्टेंट। ए और बी कॉन्स्टेंट है। देखो Vx एक आवर्तिता फलन है होता है। जब Vx एक आवर्तिता फलन होता है, एक आवर्ती फलन होता है, Vx एक आवर्ती फलन हो तब Vx क्या हो जाएगा? तब Vx हो जाएगा आपका Vx Na। यानी जब Vx एक आवर्ती फलन हो तो Vx हो जाएगा Vx प्लस Na, जहाँ n तो क्या है? इंटीजर, और a क्या है? एक लेटिस कांस्टेंट। वेयर n है, वेयर n है आपका इंटीजर, एक पूर्णांक है, और a है लेटिस कांस्टेंट। a इंटीजर है, सॉरी n इंटीजर है और a है लेटिस कांस्टेंट। अब आपका जो सॉल्यूशन फाई 1 और फाई 2 है वो भी आवर्ती फलन होते हैं। इसमें लिखो फाई 1x व फाई 2x भी आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। अब फाई 1 और फाई 2 जो दो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन भी क्या है? आवर्ती फलन होते हैं। तो उन आवर्ती फलनों को इंटीजर और लेटिस कांस्टेंट के रूप में चेंज कर दो। लेटिस कांस्टेंट और इंटीजर के रूप में चेंज कर दो तो आपका फाई 1 तो हो जाएगा, जो फाई 1x है ये हो जाएगा फाई 1x प्लस Na। फाई 2 हो जाएगा x फाई 2x प्लस Na। इनका सॉल्यूशन होगा आपका अल्फा 1 फाई 1x प्लस अल्फा 2 फाई 2x। अल्फा 2 फाई 2x। दूसरा है इसका हो जाएगा बीटा 1 फाई 1x प्लस बीटा 2 फाई 2x। ये हो गया। इसको दे लो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 आ गई। अब 3 और 4 का मान 2 में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2। यानी 3 और 4 का मान 2 में पुट कर दिया तो अपने पास इक्वेशन 2 आ गई। यहाँ पर भी आवर्तिता है तो ये हो जाएगी फाई x प्लस Na इज इक्वल टू a
मल्टीप्लाई भी कर दो साथ के साथ, 5 1 ए मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 5 1 से, प्लस ए एल्फा 2 5 2x, ये तो हो गया ए। दूसरी का मान रखो तो ये हो जाएगा b बीटा 1 5 1x, दूसरा हो जाएगा b बीटा 2 5 2x। अब 5 1 कॉमन ले लो, 5 1 एक इसमें आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, 5 1 कॉमन ले लिया तो अपने पास आ गया, ये तो बच गया a एल्फा 1 प्लस b बीटा 1, यहाँ से कॉमन ले लिया 5 1x, यहाँ से लिया 5 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा अपना ये a एल्फा 2 प्लस b बीटा 2, ये हो जाएगा 5 2x। अब इनको मान लो लेमड़ा ए, इसको मान लो लेमड़ा बी। नोट करो यहाँ तक एक बार। लिखो ए व बी क्या थे, दो कांस्टेंट थे, इनका चयन इस प्रकार किया जाता है, तो लिखो इसमें ए तथा बी कांस्टेंट हैं, इनका चयन इस प्रकार किया जाता है कि इस प्रकार किया जाता है कि यह आपका ए एल्फा 1 प्लस बी बीटा 1, ये तो हो लेमड़ा 1, और ए एल्फा 2 प्लस बी बीटा 2, ये आ जाए लेमड़ा 2। ए और बी दो कांस्टेंट हैं, अतः इनका चयन इस प्रकार किया जाता है कि ये आ जाए। मान पुट कर दो, ये दोनों मान पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी 5x प्लस एन ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो गया लेमड़ा 1 ए 5 1x, दूसरा हो गया लेमड़ा 2 बी, ये हो गया 5 2x, ये आ गई। इसको दे लो समीकरण नंबर 4, तो ये हो गया 5 6, यहाँ से सॉरी लेमड़ा 1 ना लेकिन लेमड़ा ए और लेमड़ा बी ले लो, लेमड़ा कॉमन ले लो, लेमड़ा कॉमन लिया तो ये आ गया अपने पास ए 5 1x प्लस बी 5 2x। ये मान किसका है, ये देखो इक्वेशन 2 का मान आ गया अपने पास, इक्वेशन 2 का मान आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से मान रखा तो ये आ गया 5x प्लस एन ए इज इक्वल टू लेमड़ा 5x, ये मान आ गया। इसको दे लो समीकरण नंबर
7, समीकरण नंबर 7 आ गई। समीकरण 7 आ गई। सबसे पहले जो मैक्सवेल की समीकरण थी वो ली, श्रोडिंगर इक्वेशन ली। श्रोडिंगर इक्वेशन द्वितीय कोटि के अवकलन समीकरण है, तो इसके 2 हल होंगे, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया, व्यापक हल आ गया। यहाँ पर ए और बी क्या है, 2 कांस्टेंट हैं। अगर v आवर्ती फलन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, φ1 φ2 भी आवर्ती फलन है तो उनको ऐसे लिख दिया। आवर्ती फलनों के रूप में लिख दिया। फिर जो वैल्यू है 3 और 4 आ गई, इनको 2 में रख दिया, ये सोल्व किया तो यहाँ पर अपने पास 7 आ गई। अब लिखो समीकरण 7 संतुष्ट होगी। समीकरण लिखो समीकरण 7 संतुष्ट होगी यदि जो समीकरण अपने पास पिछली थी 5 और 6 से, यदि इक्वेशन 5 व इक्वेशन 6 से, इक्वेशन 5 और 6 से, या इक्वेशन 5 और 6 का मान 0 के बराबर, या इक्वेशन 5 6 से α1 जो आपका α1 था, α1 माइनस लेमडा और α2 β1 β2 माइनस लेमडा AB इज इक्वल टू 0, यानी समीकरणों 5 और 6 0 के बराबर हों तो समीकरण 7 को संतुष्ट करेंगे। सारणिक रूप है, इसमें लिखो समीकरण 2 के समीकरण 2 कौन सी, जो श्रोडिंगर इक्वेशन आई थी अपने फर्स्ट, उसका सॉल्यूशन। तो श्रोडिंगर 2 के परिमित हल के लिए, परिमित हल के लिए 2 × 2 क्रम की सारणिक का रूप 0 होना चाहिए। सारणिक का मान 0 हो, यानी जो इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन से, जो अपने श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन आया था, उस सॉल्यूशन का परिमित हल कब आएगा, जब 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स, ये वाली 2 × 2 क्रम की जो डिटर्मिनेंट है उसका मान 0 हो। तो 0 करो इसका मान, यानी α1 माइनस लेमडा बीटा α2 β2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा α1 लेमडा β2 माइनस लेमडा माइनस α2 β1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व किया तो ये बन गया आपका α1 β2 माइनस लेमडा β2
एल्फा लेमड़ा माइनस लेमड़ा बीटा 2 प्लस लेमड़ा स्क्वायर एल्फा 2 बीटा 1। यहाँ देखो यहाँ क्या क्या आ रहा है, एक तो आ गया लेमड़ा स्क्वायर प्लस लेमड़ा कॉमन ले लो, जब माइनस लेमड़ा कॉमन ले लो, माइनस लेमड़ा कॉमन ले लिया, लेमड़ा इन दोनों में है, तो ये आ गया आपका एल्फा 1 प्लस बीटा 2, एल्फा 1 प्लस बीटा 2 लेमड़ा। यहाँ पर आ गया प्लस एल्फा 1 बीटा 2 माइनस एल्फा 2 बीटा 1 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण आ गई अपने पास, ये समीकरण आ गई। लिखो यहाँ तक। अब देखो, अब अपने पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन आई थी, उन श्रोडिंगर इक्वेशन से इसका मान 1 करना है, यानी यहाँ पर जो आ रहा है अपने पास, इसका मान 1 लाना है, इसका मान 1 लाना है। तो इसको करते हैं, यहाँ तो हो गया, इसको समीकरण नंबर 8 दे लो, समीकरण नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8। यानी अपने पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आए थे, वो दोनों सॉल्यूशन श्रोडिंगर इक्वेशन को संतुष्ट करने चाहिए। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में देखेंगे, आज यहाँ तक कर लो।